जब गांव वालों ने ही कर दी थी एक डीएसपी की हत्या, एक ऐसी हत्या जिसने कभी ला दिया था उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल, जिस हत्या की वजह से कभी अखिलेश मुलायम पर पड़े थे पत्थर। तारीख 2 मार्च 2013, समय रात के 8 बजे, जगह प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील का बलीपुर गांव। इस वक्त तक गांव में पहले से 2 हत्याएं हो चुकी थी, जिनमें से एक गांव के प्रधान का था। प्रधान की हत्या की सूचना पाकर गांव वालों में बवाल मच गया। जिस शख्स ने प्रधान की हत्या की थी उसके घर को गांव वालों ने आग के हवाले कर दिया। इन सब बवाल के बीच पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तो आ गई, पर कुंडा तहसील के कोतवाल प्रधान के घर की तरफ नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वहां गांव वालों की गुस्साई भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। हत्या के बाद प्रधान के शव को आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए तो भेजा गया था, पर गांव में बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए प्रधान का शव बिना पोस्टमार्टम करवाए ही गांव वापस आ गया। जब डीएसपी को इस बात की खबर हुई कि शव बिना पोस्टमार्टम के वापस आया है, तो वो अपने लाव लश्कर के साथ गांव वालों से बात करने पहुंचे। उस वक्त तक उन्हें ये पता नहीं था कि ये रात उनके लिए अंतिम रात है। इस काली रात के बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं शुभांगी और स्वागत है आपका आज की क्राइम कुंडली में। साल 2012, देवरिया जिले के नूनखाट टोला जुआफर के रहने वाले जियाउल हक कुंडा पहुंचते हैं। यहां उन्हें कुंडा सर्कल की जिम्मेदारी मिलती है। वो कुंडा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिए जाते हैं, पर साल भर भी नहीं होता और इस नौकरी की वजह से उनकी जान चली जाती है। पहले आइए इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं, फिर बात करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर एक डीएसपी की हत्या के बाद प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल क्यों आया, और आखिर क्यों विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम आज तक इस केस से जोड़ा जाता है। 10 साल पुराना ये मामला यहाँ से शुरू होता है कि कुंडा के बलीपुर गांव में 2 पक्षों के बीच एक जमीन को लेकर विवाद था। असल में सपा समर्थक गांव प्रधान नन्हेलाल यादव ने बबलू पांडे से एक जमीन खरीदी थी, पर इस जमीन पर मालिकाना हक कामता प्रसाद पाल का था और कामता को राजा भैया के करीबी गुड्डू सिंह का सपोर्ट था। किस्सा ये भी है कि नन्हे की प्रधानी में यही गुड्डू खलल डालता था और इस वजह से इन दोनों पक्षों में झंझट बहुत पहले से था। 2 मार्च 2013 को एक पंचायत हुई थी। इस पंचायत में नन्हे यादव और कामता प्रसाद दोनों मौजूद थे, क्योंकि ये पंचायत जमीन विवाद को लेकर चल रही थी। पर बीच पंचायत में ही दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इस बीच गोली भी चल गई और मौके पर ही नन्हे यादव की मौत हो गई। प्रधान की हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई। प्रधान के समर्थकों ने कामता प्रसाद के घर को आग के हवाले कर दिया। गांव में मचे कोहराम को थमाने के लिए मौके पर पुलिस आई, पर कुंडा थाना कोतवाल चाह के भी प्रधान के घर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। कोतवाल सर्वेश मिश्र की टीम को गांव वाले आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। तोड़फोड़, आगजनी और लोगों के आक्रोश के बीच ही नन्हे यादव का शव बिना पोस्टमार्टम के वापस आ जाता है। और जब इस बात का पता डीएसपी जियाउल हक को लगता है तो वो बलीपुर पहुंचते हैं। शव का पोस्टमार्टम होना जरूरी था और गांव के लोगों को यही बात समझाने के लिए डीएसपी गांव पहुंचते हैं। पर डीएसपी अकेले नहीं होते, उनके साथ हथीगवा थाने के एसएचओ मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा थाने के एसएचओ सर्वेश कुमार मिश्र सहित कई पुलिसकर्मी थे। पर उनकी पूरी टीम को देख गांव वाले और आक्रोशित हो जाते हैं और पुलिस पर ही पथराव करने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच कोई फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। इसी फायरिंग के बीच नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव को भी गोली लग जाती है और उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसा होते ही गांव वाले और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और डीएसपी को घेर कर उसकी हत्या कर देते हैं। जियाउल हक के पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ उसे सुन के आप कांप जाएंगे। गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर कर पहले लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उनका शव प्रधान के घर के पीछे एक खड़ंजे में फेंक दिया गया। भड़की हुई भीड़ को देख के डीएसपी के सुरक्षा में लगे गनर इमरान और विनय कुमार मौके से भाग गए थे।
इसके बाद रात 11 बजे के करीब जब पुलिस बल गांव पहुंचती है और डीएसपी की खोज शुरू होती है तो उनका शव प्रधान के घर के पीछे पड़ा मिलता है। एक वारदात, 5 एफआईआर। जी हाँ, डीएसपी की हत्या के बाद इस मामले को लेकर कुल 5 एफआईआर दर्ज होते हैं। इनमें से एक एफआईआर नन्हे यादव की मौत पर दर्ज किया जाता है, दूसरा एफआईआर पुलिस पर हमला करने के लिए दर्ज होता है, तीसरा एफआईआर नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव के मर्डर का दर्ज होता है, चौथा एफआईआर डीएसपी की हत्या का दर्ज होता है और इस एफआईआर में तत्कालीन एसओ मनोज शुक्ला की तरफ से प्रधान नन्हे यादव के भाइयों और बेटे समेत 10 लोगों को नामजद किया जाता है। सबसे आखिर में डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद एफआईआर दर्ज करवाती है और इसी एफआईआर में पहली बार राजा भैया का नाम इस केस में उठता है। परवीन के तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में राजा भैया के अलावा गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह का नाम भी था और इन सब के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506, 120 बी और सीएलए एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज कराया जाता है। जैसे ही डीएसपी की हत्या का आरोप राजा भैया पर लगता है, इस बात से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सैलाब आ गया। प्रदेश के तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया अखिलेश यादव थे, वो हिल गए क्योंकि डीएसपी की हत्या का आरोप उन्हीं के एक कद्दावर मंत्री पर लग चुका था। राजा भैया उस समय अखिलेश सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री थे। परवीन ने अपने एफआईआर में यह लिखा था कि मंत्री राजा भैया के आदेश पर नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, मंत्री के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, उनके ड्राइवर रोहित सिंह और समर्थक गुड्डू सिंह ने पहले मेरे पति को लाठी डंडों से पीटा और बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। परवीन का यह भी कहना था कि उनके पति बालू के अवैध खनन की जांच कर रहे थे, जिसका आरोप राजा भैया और उनके करीबियों पर था। परवीन ने यह भी बताया था कि राजा भैया के करीबी उनके पति को जांच न बंद करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। परवीन की शिकायत पर राजा भैया और 4 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश रचने, दंगा करवाने और हिंसा भड़काने सहित आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। ये केस दर्ज होने के अगले ही दिन 4 मार्च 2013 को राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इधर डीएसपी की हत्या की खबर मिलने के बाद उनके पैतृक गांव जुआफर के लोग आक्रोशित हो गए और वहां पर भी भारी बवाल शुरू हो गया। स्थिति को देखते हुए और अपने खुद के मंत्री को फंसा हुआ देख के प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अन्य कई दिग्गज नेता समेत जुआफर पहुंचे। नाराज ग्रामीणों ने अखिलेश यादव और प्रदेश के डीजीपी पर ही पत्थरबाजी कर दी। इधर अपने ऊपर इल्जाम लगता हुआ देख राजा भैया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजा भैया के इस्तीफा देने के 2 रोज बाद ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने के आदेश दिए। जियाउल हक की मौत के मामले की जांच सीबीआई ने 8 मार्च 2013 से शुरू की। जांच के दौरान ही डीएसपी मर्डर केस में सीबीआई ने अप्रैल 2013 में मृतक ग्राम प्रधान नन्हे यादव के बेटे बबलू यादव और नन्हे यादव के भाई पवन यादव और फूलचंद यादव और इनके एक करीबी मंजीत यादव को अरेस्ट किया। सीबीआई का कहना था कि डीएसपी को बबलू यादव ने गोली मारी थी। सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक वारदात वाली रात को जब डीएसपी जियाउल हक को नन्हे यादव की हत्या का पता चला तो वो तुरंत फोर्स लेकर बलीपुर गांव पहुंचे। इस दौरान नन्हे के घर वाले और उनके समर्थक काफी नाराज थे। जब तक डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे तब तक यादव की हत्या की खबर फैल चुकी और उनके घर के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जो हत्या में पुलिस की कथित लापरवाही को भी वजह मान बैठी थी। भीड़ ने डीएसपी को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान अन्य पुलिस वाले उन्हें वहीं छोड़कर भाग निकले। उसी भीड़ में नन्हे यादव का भाई सुरेश भी था। सुरेश के हाथ में राइफल थी। राइफल गलती से चल गई और उसकी गोली सुरेश को खुद ही लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिता और चाचा की मौत से बबलू को गुस्सा आया और उसने देसी कट्टे से जियाउल हक की गोली मारकर हत्या कर दी। सीबीआई के मुताबिक उसने बबलू के पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद किया था। बबलू यादव की गिरफ्तारी के बाद भी सीबीआई ने इस मामले में उन आरोपों की छानबीन जारी रखी जो डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन ने राजा भैया और उनके करीबियों पर लगाई थी। इस दौरान सीबीआई ने राजा भैया से लगातार 2 दिन तक लंबी पूछताछ की। उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ।
काफी जांच करने के बाद 1 अगस्त 2013 को सीबीआई एक ऐसे नतीजे पर पहुंची जिससे राजा भैया को काफी राहत मिली। सीबीआई ने कहा कि राजा भैया और उनके चारों करीबियों का जियाउल हक मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे इन पर केस चलाया जा सके। लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी सभी आरोपियों के बयानों में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसके अलावा सीबीआई का यह भी कहना था कि जिस बलीपुर गांव में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई, वहां मर्डर के समय आरोपी गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह और गुड्डू सिंह मौजूद नहीं थे। इनके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि मर्डर वाली रात गुड्डू सिंह और रोहित सिंह लखनऊ में थे, जबकि गुलशन यादव और हरिओम श्रीवास्तव कुंडा में थे। डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में क्लीन चिट मिलने के बाद राजा भैया 19 अक्टूबर 2013 को फिर अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। पर साल भर बाद उल्टे सीबीआई को ही इस केस में फटकार पड़ गई। साथ ही राजा भैया को भी एक झटका लगा। जब सीबीआई ने राजा भैया समेत 4 आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए 31 जुलाई 2014 को फाइनल क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में लगाई, तो इसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन इसमें राजा भैया या उनके किसी भी करीबी का नाम नहीं था। रिपोर्ट देखते ही कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट में सीबीआई की विशेष न्यायिक जज श्रद्धा तिवारी ने रिपोर्ट को लेकर कहा कि जांच में सीबीआई ने न सिर्फ खानापूर्ति की है, बल्कि कई तथ्यों की अनदेखी भी हुई है। उन्होंने सीबीआई को तथ्यों पर गौर करने और नामजद व्यक्तियों की भूमिका के समुचित साक्ष्य जुटाकर मामले की आगे जांच करने का निर्देश दिया। दरअसल सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को परवीन आजाद ने चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी बात सुनने के बाद कहा कि जियाउल हक की पत्नी ने जिन तथ्यों पर आपत्ति उठाई है, सीबीआई ने उनकी समुचित विवेचना नहीं की है। कोर्ट का यह भी कहना था कि वादिनी परवीन आजाद ने बताया कि जियाउल हक अस्थान गांव में हुए दंगों और अवैध खनन की जांच कर रहे थे। इस मामले में उन पर राजनीतिक दबाव था। क्लोजर रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट का मानना था कि सीबीआई ने वादिनी के इस तथ्य की कोई समुचित जांच नहीं की है। ट्रायल कोर्ट से यह मामला अब सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची। दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। उसने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता दे दी। इस आदेश को देते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि स्थानीय विधायक राजा भैया का पॉलीग्राफी परीक्षण किया जा चुका है, जो उन्होंने अपनी इच्छा से कराया था, पता लगता है कि विधायक राजा भैया पर लगे सभी आरोपों की गहन जांच की गई और सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे मर्डर में उनकी संलिप्तता का पता लगे। इस अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून की दृष्टि से टिकने वाला नहीं है। यह तथ्यों और कानूनों पर आधारित नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट की धारणाओं पर आधारित लगता है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद इस मामले की प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी। उनके लगाए गए आरोप अफवाहों और निराधार मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। परवीन को आशंका थी कि स्थानीय विधायक कुछ अवैध रेत खनन के मुद्दे के कारण उनके पति की हत्या में शामिल थे। अवैध बालू खनन में भी विधायक के शामिल होने की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। यह भी साबित नहीं हुआ है कि डीएसपी पर स्थानीय विधायक का कोई राजनीतिक दबाव था, जैसा कि आरोप लगाया गया था। जब न्याय मिलते नहीं दिखा तो परवीन ने अपने पति के केस को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत से अपील की। परवीन आजाद सुप्रीम कोर्ट गई। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। परवीन ने अपनी याचिका में पिछले आरोपों को दोहराते हुए कहा कि सीबीआई ने राजा भैया की भूमिका की ओर इशारा करने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि पुलिस टीम ने उनके पति को कैसे अकेले छोड़ दिया। इतनी भीड़ में किसी अन्य पुलिसकर्मी को कोई चोट क्यों नहीं आई? सीबीआई की जांच में इसे लेकर कुछ क्यों नहीं बताया गया? परवीन ने सीबीआई की उस चार्जशीट पर भी सवाल उठाए जिनमें उनके पति की हत्या के लिए प्रधान नन्हे यादव के परिवार के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था। मामले को सुनने के बाद 27 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश दिया कि सीबीआई इस हत्याकांड में राजा भैया की कथित भूमिका की फिर से जांच करे। केस फिर खुल गया। मामला फिर सीबीआई के पास पहुंचा। इसके बाद 27 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने फिर बलीपुर जाकर जांच करने के आदेश दिए और टीम जांच करने बलीपुर पहुंची, जिसके बाद सीधे 4 अक्टूबर 2024 को सीबीआई कोर्ट ने सीओ जियाउल हक हत्याकांड के 10 आरोपियों को दोषी माना और अब अंत में 9 अक्टूबर को डीसीपी
जियाउल हक हत्याकांड में सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी 10 आरोपियों को 19,500 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी रकम डिप्टी एसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को देने का सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष जज धीरेन्द्र कुमार ने फूलचंद्र यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल उर्फ बुल्ले पटेल को यह सजा सुनाई है। हर दोषी पर 19,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की कुल राशि 1,95,000 रुपए में से आधी रकम जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को मिलेगी। हत्याकांड के एक अन्य आरोपी सुधीर को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी किया जा चुका है। वही राजा भैया को इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। आज हमने आपके सामने डीएसपी जियाउल हक की हत्या और उनके इंसाफ मिलने तक की कहानी रखी, पर इस केस में कब, क्या, कैसे और कहां हुआ, इस पर द न्यूज़ 15 अपना दावा नहीं करता है। हमने ये बातें किताबों, अखबारों, बयानों के जरिए ली है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया उसे दूसरे तरीके से अंजाम दिया गया हो। फिलहाल द न्यूज़ 15 के आज की क्राइम कुंडली में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे आप किस अपराधी के अपराध की दास्तां या उसकी क्राइम कुंडली जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।